हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब कुछ ठीक है ना? मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस टॉपिक को एकदम बहुत अच्छा तरीके से समझेंगे, मतलब बहुत शॉर्ट में समझेंगे। इतना आसान समझेंगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना भी आसान है ये वाला। तो जिसका नाम है ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन कहने का क्या मतलब है कि ट्रांसफार्मर में लोड नहीं कनेक्ट है। समझ में आ रहा है? मतलब हम सप्लाई तो दे रहे, लेकिन उस सप्लाई के माध्यम से हम क्या यूज करने वाले, मतलब किसको चलाने वाले हैं, तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हम उसमें ऐड नहीं किए, कनेक्ट नहीं किए। ना बल्ब लगाए हैं, ना एसी लगाए, ना कूलर लगाए, कुछ नहीं लगाए, कुछ नहीं। मतलब ट्रांसफार्मर का जो लोड वाला जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ना, चलिए मैं आपको फिगर दिखाता। देखिए ये वाला फिगर हुआ, देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है ना, देखिए इसमें प्राइमरी वाइंडिंग तो आपका सप्लाई से कनेक्ट है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग जो मेरा लोड से कनेक्ट रहता है वो किसी तरीके के लोड से कनेक्ट नहीं है। तो लोड से कनेक्ट नहीं है, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नो लोड कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे दोस्तों? नो लोड कंडीशन। ट्रांसफार्मर का नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन का क्या क्या विशेषताएं हैं, आज इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखिए इतना जो डायलॉग यहाँ पर लिखा गया है इतना बड़ा, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको फिगर में ही थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्टिंग जाग जाएगा। देखिए ये क्या है प्राइमरी वाइंडिंग, ये तो आपको बहुत अच्छा से पता होगा। ये क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग, बहुत क्लियर एकदम फिगर में ही छापा हुआ, ठीक है। अब आपको पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है ना वो सप्लाई से कनेक्ट रहता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ना वो लोड से कनेक्ट रहता है। ये आपको पता है बहुत पहले से। तो जैसे हम लोग सप्लाई से करंट देंगे, जाहिर सी बात है करंट देंगे, तो करंट जैसे देंगे तो हम लोड यहाँ पर कोई कनेक्ट नहीं किए। तो जब लोड मेरा कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर लोड कनेक्ट रहता है, ठीक है। जब लोड कनेक्ट नहीं है तो ये जितना हम करंट यहाँ से जाएगा, है ना, वो पूरा नहीं जा पाता है ना, क्योंकि कोई लोड ही नहीं है तो करंट को खींचेगा कौन? तो ज़्यादा अमाउंट में करंट पास नहीं हो पाता है इस प्राइमरी वाइंडिंग से। तो कितना करंट पास होता है, इसके लिए हम लोग एमीटर लगा दिए, जिससे हमको पता चलेगा कि इस प्राइमरी वाइंडिंग से कितना करंट जा रहा है। तो हम लोग देखें कि एमीटर में जो है ना, जितना यहाँ पर वोल्टेज से मेरा करंट निकला, मान लेते हैं हम 10 एम्पियर करंट निकला, तो इस पूरा प्राइमरी वाइंडिंग से 10 एम्पियर करंट जाना चाहिए था, पूरा यहाँ से निकल कर फिर यहाँ पर घुसना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग देखें कि जब लोड नहीं कनेक्ट किए तब ऐसा नहीं हुआ। हम लोग देखें कि एमीटर में जो देखे कि 10 एम्पियर जो करंट जा रहा था, वो 10 एम्पियर जैसे निकला तो वो पूरा नहीं जा पा रहा है। कितना जा रहा है उसका? उसका 2 से 10% ही जा रहा है, 2 से 10%। तो 10 एम्पियर का 2%, 2% मतलब 2/100, तो 1 0 खत्म, यानी 0.2 निकला है 10 एम्पियर, लेकिन जा रहा है सर्किट से कितना? प्राइमरी वाइंडिंग से 2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, है ना। जी 2 से 10% ही जा पा रहा है, तो बहुत कम मात्रा में करंट जा पा रहा है। तो क्या होता है, ये जो करंट है ना वो सेकेंडरी वाइंडिंग में नहीं जा पाता है, जिस कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो मेरा I2 का जो वैल्यू रहता है ना, करंट सेकेंडरी वाइंडिंग का वो 0 रहता है, जा ही नहीं पा रहा, कोई लोड ही नहीं कनेक्ट है, और बहुत कम मात्रा में जा रहा है करंट, तो कैसे वहाँ तक जा पाएगा? कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं है ना, ये सब आपको पता है। और ये वाला क्या डॉटेड डॉटेड, ये आपका कोर के लिए इसको दिखाया था, ये कोर का सिंबल है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जाएगा तो यहाँ पर EMF E1 इंड्यूस होगा, वो आपको पता है, ठीक है। फ्राइडे लॉ से या लेंस लॉ से सारा कुछ आपको पता है। तो जैसा कि सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट ही नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पर EMF भी इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये जो I0 है ना, वही वाला मिनिमम करंट है, ठीक है, जिसको हम लोग नो लोड करंट बोलेंगे। इस करंट का नाम है I0, का नाम है, क्या नाम है? नो लोड करंट। यही जितना मैंने आपको डिटेल में अभी जानकारी दिया ना, यही सब ऊपर में लिखा हुआ है। तो मैं ऊपर में ना पढ़ के आपको शुरू में ही बता देता कि बच्चों को ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन, मतलब बोर ना लगे, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक जो है ना, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड करंट, ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड करंट, ये सब थ्योरी वाला चीज़ है ना, खाली लिखना पड़ेगा। तो पढ़ लेते, एक बार पढ़ के आपको समझा देते, ताकि अगर आपको ये नोट्स कॉपी में लिख के रखना है तो बहुत ज़्यादा आपका फायदा हो जाएगा। देखिए पूरा नोट्स मैंने आपके लिए लिख कर रखा है, ठीक है। बहुत आसान सा है, बहुत बड़ा भी नहीं, एकदम 4-5 पेज का है, 4 5 नहीं होगा, 3 पेज का होगा। पढ़ लेते क्या लिखा है। व्हेन द ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग एट नो लोड, मतलब लोड कनेक्ट नहीं है, तो द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ओपन सर्किट। सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट नहीं है, मतलब ओपन है। इसका मतलब है देयर इज नो लोड ऑन द सेकेंडरी साइड। सही बात, सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट नहीं है, जिस कारण से हम उसको ओपन सर्किट कह रहे हैं ऑफ द ट्रांसफार्मर, एंड देयर फोर करंट इन द सेकेंडरी साइड में विल बी जीरो, जिस कारण से I2 मेरा क्या निकला था? 0 हुआ था। वाइल प्राइमरी वाइंडिंग कैरी ए स्मॉल करंट I0, जिसको हम लोग नो लोड करंट कहेंगे,
और वो जो उसका वैल्यू होगा वो 2 से 10% होगा उस रेटेड करंट का। रेटेड करंट कहने का क्या मतलब है, उस एसी वोल्टेज से मान लेते हैं 10 एम्पियर करंट निकला, तो 10 एम्पियर पूरा प्राइमरी वाइंडिंग से नहीं जा पा रहा है, उसका 2 से 10% ही जा पा रहा है, तो जो 10 एम्पियर है ना उसी को बोलेंगे रेटेड करंट। क्लियर है? तो ऐसा ये सब हो गया। आई नॉट क्या है, नो लोड करंट, ठीक है, उसका नाम दे दिया। जो जो आपका स्मॉल अमाउंट में करंट जा रहा है ना प्राइमरी वाइंडिंग से, उसका नाम दे दिया नो लोड करंट। ठीक है, दिस करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग। अब देखिए ये सब जो है ना, ये सब थोड़ा मैं फिर से आपको फिगर में समझा देता हूँ, तब वो वाला पढ़ के समझाऊंगा। ठीक है, देखिए अब जैसा कि बहुत कम मात्रा में करंट जा रहा है जिसका नाम आई नॉट है ना, फुल लोड नो लोड करंट, तो ये जो है ना यहाँ तक तो जा नहीं पा रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो ये इधर ही बढ़ जा रहा है। ये जो आई नॉट है ना, ये इधर ही बढ़ जा रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग में ही दो तरफ बढ़ जा रहा है, इस दो को कंपोनेंट में। ठीक है, दो को कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। इसको जूम करके यहाँ पर बनाता हूँ। ये आई नॉट आया, ठीक है, आई नॉट, ये इस तरीके से दो को कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक जाएगा, इसका नाम दे दिया आई डब्ल्यू, और एक का नाम दे दिया आई एम। ये आई जो डब्ल्यू जो है ना, ये वाला आई डब्ल्यू लेफ्ट वाला, ये क्या करेगा, यही आपका फिर निकल के यहाँ से फिर आपका मतलब यही वाला जो है ना, ये आई डब्ल्यू यही वाला कंपोनेंट हो आपका, ये जो आयरन को जो कोर है ना, ये आयरन का कोर है ना, इसमें वो लॉसेस करवाएगा, यानी यही आई डब्ल्यू कंपोनेंट के चलते इसमें लॉसेस होगा, ये आयरन का कोर में लॉसेस होगा। ठीक है, और ये आई एम जो है ना, आई एम, ये आई एम कुछ नहीं काम करेगा, ये खाली ये जो कोर है ना इसको मैग्नेटाइज करेगा, है ना, मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करवाएगा। तो आई डब्ल्यू का काम आपको पता चल गया, लॉसेस करवाएगा, उसको उस कोर का लॉसेस करवाएगा। अब लॉसेस कैसे होता है, दो तरीका का लॉस होता है, कोर लॉस होता है और एक क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। कोर लॉस में आपका ईडी करंट लॉस भी आ जाता है और हिस्टेरिसिस लॉस भी आ जाता है। ठीक है, और कॉपर लॉस उस बाइंडिंग के कारण होता है, कॉपर लॉस। तो ये जो दोनों काम कौन करता है, कोर में लॉसेस और वाइंडिंग में लॉसेस कौन करवाता है, आई डब्ल्यू। ये आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि आई नॉट का कौन सा कंपोनेंट, कोई पूछेगा आई नॉट का कौन सा कंपोनेंट उस कोर में लॉसेस करवाने का मतलब जिम्मेदारी लेता है और उस बाइंडिंग में कॉपर लॉस का जिम्मेदारी लेता है, तो आई डब्ल्यू। और कौन सा कंपोनेंट उस आई डब्ल्यू, उस आई नॉट का कौन सा कंपोनेंट उस कोर को मैग्नेटाइज करता है, तो आई एम। यही वाला देखिए वहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर द करंट दिस करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस वही हुआ कोर लॉस, क्योंकि जो मेरा कोर जो ट्रांसफार्मर का जो कोर बना रहा था, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ये जो कोर है ये किससे बना है, नरम लोहा से बना है, आयरन कास्ट आयरन से बना है। तो यही जो है ना आयरन लॉसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन, देखिए ऊपर में हम लोग किसका बात किए थे, आई नॉट का बात किए थे, आई नॉट का। और आई नॉट दो भागों में बटा था, और दो भागों में बटने वाला कहानी मैं आपको इससे बाद में बताऊंगा, इसके इस पेज के बाद। तो कैसा लॉसेस होता है आयरन लॉस में, हिस्टेरिसिस लॉस होता है और ईडी करंट लॉस होता है, ये सब लॉसेस में ही आपका आता है। ठीक है, जब लॉसेस वाला टॉपिक आपने पढ़ा था वहाँ पर आपने ये सब के बारे में पढ़ा था, हिस्टेरिसिस लॉस, ईडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, है ना। उसके बाद लिखा कि इन द कोर एंड हैवी एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉसेस इन द प्राइमरी। अब प्राइमरी वाइंडिंग में भी क्या होता है, अब वाइंडिंग है तो वाइंडिंग में, अच्छा वाइंडिंग किस धातु का बना है, कॉपर धातु का बना है, तो वाइंडिंग में कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा। और आयरन किस मतलब कोर किस धातु से बना है, कोर को ट्रांसफार्मर का आयरन से बना है, तो उसमें कौन सा लॉस होगा, आयरन लॉस होगा। क्लियर हो गया, इन द कोर ये हो गया। द एंगल ऑफ लेग डिपेंड अपॉन द लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर द। हाँ, तो ये देखिए ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ये आपको फेजर डायग्राम जब मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर समझ में आएगा, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। द पावर फैक्टर इज वेरी लो, क्योंकि क्यों पावर फैक्टर लो हो जाएगा, क्योंकि करंट ही बहुत कम जा रहा है तो पावर फैक्टर भी बहुत कम हो जाएगा, है ना। कितना, 0.1 से 0.15। अब पावर फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, पावर फैक्टर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos फाइव, है ना, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो 0.1 से 0.15 पावर फैक्टर का वैल्यू दे दिया है। ये फिगर मैंने आपको समझा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई यहाँ पर E2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट ही नहीं जा रहा है। ठीक है, लोड नहीं कनेक्ट है, जिस कारण से इसको, इस ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर। देखिए अब जो मैंने वहाँ पर दो भागों में टूटने वाला कहानी बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है द नो लोड करंट कॉन्सिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो भागों में टूट जाता है, क्या क्या, एक आई डब्ल्यू में टूटता है जो नीचे में मैंने लिखा है, और एक आई एम में लिखा है। एक आई एम में टूटता है, एक आई डब्ल्यू में टूटता है। तो आई एम का नाम है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या फिर रिएक्टिव कंपोनेंट,
है ना। आई एम का क्या नाम है, उस करंट का क्या नाम है, रिएक्टिव कंपोनेंट या फिर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आई नॉट। ठीक है। इट इज क्वाड्रेचर विद द अप्लाइड वोल्टेज V1। ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ये फेजर डायग्राम में समझ में आएगा, तो इसको स्किप करते हैं। इट प्रोड्यूसेस फ्लक्स इन द कोर एंड डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। इसका काम क्या है, आई एम का केवल कोर को मैग्नेटाइज करना है, तो मैग्नेटाइजेशन से क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। तो उस कोर में ये क्या करेगा, खाली फ्लक्स जनरेट करने का काम करता है, पावर कंज्यूम करने का काम नहीं करता। पावर कंज्यूम करने का काम किसका है, आई डब्ल्यू का है। बहुत छोटा छोटा चीज़ है जिसको मैं आपको समझाते चलता हूँ, बहुत खास कुछ नहीं है ना। और दूसरा कंपोनेंट किस में टूटता है, आई डब्ल्यू में। इसका नाम क्या है, एक्टिव कंपोनेंट या फिर पावर कंपोनेंट या फिर वर्किंग कंपोनेंट, आल्सो नॉन एज वर्किंग कंपोनेंट। तो तीन को नाम आपको याद रखना है, एक्टिव कंपोनेंट, पावर कंपोनेंट, वर्किंग कंपोनेंट। इट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज V1। ये भी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, फेजर डायग्राम में। देखिए फेजर डायग्राम यहाँ पर छापा हुआ है, देखिए यहीं पर, इसमें समझ में आएगा। जितना कुछ मैंने स्किप किया ना, सब यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कहाँ थे, हाँ यहाँ थे। तो आई डब्ल्यू का क्या काम है, इट सप्लाई द आयरन लॉसेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस। आयरन लॉस और कॉपर लॉस का काम कौन करता है करवाने का, आई डब्ल्यू। और आई एम का क्या काम था, केवल कोर को मैग्नेटाइज करवाना, यानी फ्लक्स जनरेट करना, और कुछ काम नहीं। ठीक है। अब कैसे ये जो फेजर डायग्राम जो छापा है ना, कैसे छापना है ये फेजर डायग्राम, कैसे छापना है उसका स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से द फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम। तो यहाँ तक पढ़ने, मतलब इतना पढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्ट फेजर डायग्राम को ही समझा देता हूँ। चलिए, तो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो आई एम है, जो आई एम है वो क्वाड्रेचर विद द अप्लाइड वोल्टेज V1। जो आई एम है वो V1 के साथ क्वाड्रेचर है। क्वाड्रेचर का कहने का क्या मतलब है, क्वाड्रेचर कहने का मतलब है ये जो V1 है वो आई एम के क्वाड्रेचर में, इसी क्वाड्रेंट में, देखिए है ना, इसका अपोजिट नहीं है, जैसे आई एम इधर नहीं है, ये इसका क्वाड्रेचर में यहाँ है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद वहीं पर लिखा हुआ था दूसरा जो मैंने स्किप किया था, क्या लिखा है कि जो आई डब्ल्यू है वो इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज V1। आई डब्ल्यू है वो इन फेज है V1 के साथ। चलिए दिखाता हूँ फिगर में। ठीक है, जो आई डब्ल्यू है वो देखिए इन फेज है V1 के साथ। आई डब्ल्यू जो है वो इन फेज कहने का क्या मतलब है, इसी लाइन में, जैसे V है इस लाइन में, तो इसी लाइन में होगा आई डब्ल्यू, इसी लाइन में। फेज कहने का मतलब इसी लाइन में होगा। तो देखिए V1 इस लाइन में है, तो आई डब्ल्यू भी इसी लाइन में होगा। तो आई डब्ल्यू इज इन फेज विद V1। क्लियर हो गया ये वाला भी। ठीक है। और क्या था, और क्या था जो हमने स्किप किया था, तो देखते हैं पीछे में पलटा करके। देखिए क्या लिखा है, द एंगल ऑफ लेग डिपेंड अपॉन द लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। है ना, एंगल ऑफ लेग की एंगल लेग करेगा तो वो ट्रांसफार्मर का लोड पर डिपेंड रहेगा। तो किस तरीके के लोड आपने कनेक्ट किया, ये जब मैंने आपको रजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट पढ़ाया था, तब मैंने ये वाला चीज़ आपको बताया था कि अगर जो लोड मेरा इंडक्टर है, मान लेते ट्रांसफार्मर में हम मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर एक इंडक्टर ऐड कर दिए, है ना, तो जो मेरा फेज एंगल क्या हुआ, वो लैग करेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि वोल्टेज के साथ लैग करता है करंट इंडक्टर के केस में। अगर यहाँ पर हम जो लोड है उसको कैपेसिटिव लोड कनेक्ट कर लेंगे, एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, तो मेरा फेज एंगल क्या होगा, लीड करेगा वोल्टेज को लीड करेगा। अगर हम रजिस्टर जोड़ दिया तो इन फेज होगा वोल्टेज से। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था, वही लिखा है, द एंगल ऑफ लेग डिपेंड अपॉन द लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, किस तरह का आपने लोड कनेक्ट किया। इतना हो गया, और कुछ छूटा था क्या हमारा, और कुछ नहीं छूटा था। चलिए अब फिर फेजर डायग्राम में चलते हैं। इतना हो गया। अब ये वाला, अब जितना मैंने स्किप किया था वो सब कुछ मैंने समझा दिया। अब बाकी समझाने के लिए मुझे फॉलोइंग स्टेप्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्या लिखा है, द फंक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यानी आई एम टू प्रोड्यूस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। आई एम का क्या काम है, फ्लक्स को जनरेट करना, कोर को मैग्नेटाइज करना। एंड दस इट विल इन फेज विथ फ्लक्स। अब जैसा कि इसका काम है फ्लक्स को बनाना, है ना, तो ये किसका फेज में होगा, फ्लक्स का फेज में होगा। चलिए दिखाता हूँ। फेज मतलब उसी लाइन में, देखिए फाइव जिस लाइन में है उसी लाइन में आई एम। ठीक है, काहे, क्योंकि आई एम के कारण ही ये फेज तो बना है। क्लियर है। आगे देखते हैं, पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप जो इंड्यूस ईएमएफ होगा किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में
और सेकेंडरी वाइंडिंग में वो लैग करेगा फ्लक्स को बाय 90 डिग्री। देखिए फिगर में दिखाता हूँ, फेजर डायग्राम में क्या लिखा है। लिखा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ होगा जिसका नाम है E1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ होगा जिसका नाम है E2, वो फाई को लैग करेगा, मतलब फाई से 90 डिग्री कम रहेगा, फाई से 90 डिग्री नीचे रहेगा। कम का मतलब नीचे, समझ में आ रहा है। जो प्राइमरी वाइंडिंग के कारण, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ E1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2, वो फ्लक्स से लेग करेगा। कितना डिग्री लेग करेगा? 90 डिग्री। और लेग करने का मतलब क्या है? नीचे। ठीक है, ये वाला सेकंड स्टेप भी आपको समझ में आ गया। थर्ड, द प्राइमरी कॉपर लॉस इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, एंड सेकेंडरी करंट लॉसेज आर जीरो। कहने का क्या मतलब है? प्राइमरी में कॉपर लॉस जीरो होगा। प्राइमरी में कॉपर लॉस जीरो कहने का क्या मतलब है? चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ। प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर बोल रहा है कि कॉपर लॉस नेग्लेक्ट हम लोग करेंगे। उसको काहे नेग्लेक्ट करेंगे? क्योंकि ये जो वाइंडिंग जो है ना, ये किस धातु का बना है? कॉपर का बना है। और इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें कौन सा लॉस होगा? कॉपर लॉस होगा। तो कॉपर लॉस उस करंट के कारण होता है। तो करंट जितना ज़्यादा जाएगा कॉपर लॉस मेरा उतना ज़्यादा होगा, करंट जितना कम जाएगा कॉपर लॉस मेरा उतना कम होगा। तो हमने आपको शुरू में ही क्या बताया कि ये आई नॉट का जो वैल्यू हो वो 2 से 10% है उस रेटेड करंट का, यानी आई नॉट जो है वो बहुत कम है। तो आई नॉट बहुत कम है, यानी करंट बहुत कम इस वाइंडिंग से जा रहा है, जिस कारण से ये वाला वाइंडिंग में जो लॉस होगा कॉपर लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग वो बहुत कम होगा, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। यही वाला वहाँ पर लिखा है। जिस कारण से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट नहीं जा पा रहा है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है वो जीरो होगा। देखिए वही वाला लिखा है। एंड सेकेंडरी करंट में सेकेंडरी करंट जीरो है, जिस कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में जो मेरा लॉस होगा वो भी कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। करंट रहेगा तभी ना लॉस होगा, करंट ही नहीं है तो फिर लॉस कहाँ से होगा? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तीसरा स्टेप भी समझ में आ गया। देयरफॉर, क्या लिखा है? देयरफॉर आई नॉट लेग बिहाइंड द वोल्टेज V1 बाय एन एंगल फाई नॉट। ये सब मैं आपको फिगर में समझाता हूँ। देखिए फेजर डायग्राम में क्या लिखा है। कभी भी आपको फेज एंगल निकालना हो, ध्यान से समझिए, कभी भी आपको फेज एंगल पता करना तो फेज एंगल हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है फेज एंगल। तो जैसे यहाँ पर वोल्टेज मेरा कौन है? V1 है, और करंट यहाँ पर कौन है? I0 है। ऐसा करंट यहाँ पर IW भी है और IM भी है, लेकिन ये तो मेरा मेन करंट का कंपोनेंट था, यानी मेन करंट का। जैसे ये वाला मेन करंट है, ये पिता है, तो ये उसके बच्चे है, तो बच्चे को हमको थोड़ी देखना है, हमको पिता को देखना है, पिता फादर को। ठीक है, तो बच्चे को नहीं देखना है। तो पिता और V1 के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेज एंगल, फाई नॉट। अब फाई नॉट काहे दिए, क्यों नाम दिया? क्योंकि करंट यहाँ पर I0 था, इसीलिए हम लोग उसका नाम दे दिया फाई नॉट। ऐसे आप लोग फाई भी लिख सकते, कोई बात नहीं, ओनली फाई भी लिख सकते, लेकिन फाई हम लोग यहाँ पर एक मान चुके, इसलिए फाई नहीं, फाई डैश दे दीजिए, या फिर उतना छोड़िए नहीं, सीधे फाई नॉट ही रहने दीजिए, मतलब समझने के लिए। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए कि V1 और I0 के बीच का जो एंगल होगा उसको फाई नॉट बोलेंगे। वही वाला वहाँ पर लिखा था, देखिए क्या लिखा था? देयरफॉर करंट I0 और वोल्टेज V1 के बीच का एंगल फाई नॉट। अब लैग लिखा है ना, लीड लिखा है, वो सब आपको ध्यान नहीं देना है। फिर भी समझाता था लैग, लैग का मतलब होता है पीछे। तो कौन है? करंट I0 लैग, यानी करंट पीछे। किससे पीछे? V1 से पीछे। फिर से फिगर में समझा देता हूँ। देखिए ये कौन है? V1, V1 से पीछे कौन? करंट, कितना? फाई नॉट, वही वाला लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये फाई नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे? फाई नॉट को हम लोग फेज एंगल बोलेंगे। एक और नाम क्या है? नो लोड पावर फैक्टर एंगल। नो लोड पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई। और नो लोड, नो लोड के लिए हम लोग एक सिंबल क्या दे देंगे? जीरो। तो कॉस फाई नॉट इसका नाम हो गया, कॉस फाई नॉट। तो ये जो कॉस फाई नॉट ये पावर फैक्टर हुआ, नो लोड पावर फैक्टर। और ओनली आपको नो लोड पावर फैक्टर एंगल बताना, तो ओनली आपको फाई नॉट लेना है। तो वही वाला लिखा है कि फाई नॉट को हम लोग पावर फैक्टर एंगल बोलेंगे और कॉस फाई नॉट को पावर नो लोड पावर फैक्टर बोलेंगे। फिर से समझ लीजिए, फाई नॉट को हम लोग नो लोड पावर फैक्टर एंगल बोलेंगे और कॉस फाई नॉट को नो लोड पावर फैक्टर बोलेंगे। क्लियर है? जैसा कि फेजर डायग्राम में दिखाया गया है वो लिखा है यहाँ पर लाइन में। अगला स्टेप देखते हैं। द अप्लाइड वोल्टेज V1 इज ड्रॉन इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस EMF E1 बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू एट नो लोड इज नेग्लिजिबल। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब देखिए यहाँ पर फिगर में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर वोल्टेज जितना था हमको नहीं पता कितना है,
और करंट यहाँ पर बहुत कम जा रहा है, अब करंट के कारण ही यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हुआ था ना। और ईएमएफ भी एक तरह का क्या होता है, वोल्टेज होता है, क्योंकि ईएमएफ का भी यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट में लिखते हैं। और ये वाला वोल्टेज भी वोल्ट में मेरा था। कितना दिया हमको नहीं पता कि कितना हम सप्लाई वोल्टेज दिए, 100 वोल्ट भी दे सकते हैं, 240 वोल्ट भी दे सकते हैं, ये हमको नहीं पता कितना दिया। लेकिन ये जितना दिया है और आई नॉट के कारण जितना मेरा E1 बना, ये लगभग दोनों बराबर है। ई जो है ना वो भी के बराबर है, जो V1 के बराबर है, वही वाला लिखा है। क्योंकि करंट बहुत कम जा रहा है, जिस कारण से ईएमएफ बहुत कम इंड्यूस हुआ है। और जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है ई, वो V1 के बराबर है। लेकिन क्या बराबर है, लेंस लो क्या कहता है, ईएमएफ जिसके कारण इंड्यूस हुआ वो उसी का विरोध करता है। यानी ई जो है वो बराबर तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है ना। क्या है, ई जो है ना वो बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, वही वाला यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग, ये तो हो गया ना, नहीं हुआ। अच्छा, यही वाला बता रहे थे। लेग द फ्लक्स फाई, ये था ना, क्या था फ्लक्स, ये तो हो गया ना। कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ थे। द अप्लाइड वोल्टेज V1 इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द इंड्यूस ईएमएफ E1। ठीक है, अब इसको मैं फेजर डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर V1 है और यहाँ पर E1 है, दोनों ही बराबर है। देखिए, ये जितना लंबा है ये वाला भी उतना ही लंबा है, ये रिफरेंस है। ये जितना लंबा है ये वाला भी उतना ही लंबा है, बराबर है इन अपोजिट डायरेक्शन। यही वाला ध्यान रखना है, ठीक है, यही वाला ध्यान रखना है। अब उसी के साथ साथ आपका E2 भी उसी के बराबर हो जाएगा। काहे बराबर होगा, E2 कितना बनता है, E2 जितना बनता है उतना ही, मतलब E1 जितना बनता है उतना ही E2 भी बनता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो यदि E1 मेरा V1 के साथ बराबर है तो E2 भी तो मेरा V1 के साथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा है थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए समझा दे रहा हूँ। ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखते हैं। एक्टिव कंपोनेंट IW इज ड्रॉन इन फेज विथ V1। फिर से डायग्राम दिखाता हूँ, फेजर डायग्राम। देखिए, IW जो एक्टिव कंपोनेंट है वो V1 के साथ में उसी लाइन में है, मतलब इन फेज है, यही वाला लिखा है। छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, लास्ट स्टेप, द फेजर डायग्राम ऑफ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यानी IM एंड द वर्किंग कंपोनेंट IW गिव्स द नो लोड करंट I नॉट। वही वाला लिखा है कि जब दो बच्चे मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, पिता का निर्माण करते हैं। IW और IM मिलकर किसका निर्माण किया है, I नॉट का निर्माण किया है। I नॉट का ही दो को बच्चा है, IM और IW। क्लियर है, अब सब कुछ खत्म हो गया। यही था आपका नो लोड कंपोनेंट, नो लोड कंडीशन, ट्रांसफार्मर और नो लोड कंडीशन। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद हमको कंक्लूजन क्या निकाले, तो इतना कुछ पढ़ने के बाद मेरा कंक्लूजन है जो मेरा एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, ये सब पूछता है। क्या लिखा है, फ्रॉम द फेजर डायग्राम अबव द फॉलोइंग कंक्लूजन आर मेड। ठीक है, ये सारे कंक्लूजन हम लोग निकाले। क्या क्या हम लोग यहीं पर आपको दिखा देते। वर्किंग कंपोनेंट यानी IW का जो वैल्यू होगा वो I नॉट कॉस फाई नॉट होगा। कैसे होगा, चलिए दिखाते हैं। देखिए, मैं ये जो डायग्राम छापा इसको साफ सुथरा इधर छापते, ठीक है, इधर छापते। ये क्या है, IM, तो इधर छापते IM को, ठीक है। और जो इधर जो IW है ना उसको हम लोग इधर छापते हैं, उसी के बराबर में। देखिए, ये पैरेलल है तो इधर हम लोग क्या छापते हैं, IW, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग यहाँ छापते हैं, ठीक है, I नॉट। क्लियर है, और ये एंगल क्या है, फाई नॉट, ठीक है। अब ये देखिए एक 90 डिग्री यानी ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो यहाँ पर सारा कुछ पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू निकालते हैं IW का, IM का, ठीक है। तो IW देखिए फिगर में मैंने जो यहाँ पर फाई नॉट है वो IM के साथ दे दिया, IM के बेस देखिए IM है, जबकि यहाँ पर जो फिगर में IW यहाँ पर बेस है, तो हम लोग इसका चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे, या फिर चेंज नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा से दिखा देते हैं। जो देखिए ये IW है, ये IM, ठीक है। ये जो फाई नॉट है वो किसके बेस में है, देखिए ना, किससे सटा हुआ है, ये जो IW के साथ सटा हुआ है फाई नॉट, यानी यहाँ पर सटा हुआ है फाई नॉट। तो आप अपना मोबाइल को टेढ़ा कीजिए, टेढ़ा कर लिए, टेढ़ा करके अब देखिए कि जो IW के साथ अब जिसके साथ एंगल रहता है उसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं ना, साइन थीटा बोलते हैं। जिसके साथ एंगल, ये आपने 10 में पढ़ा था कि जिसके साथ एंगल रहता है
उसको कॉस थीटा बोलते हैं। तो आई डब्ल्यू के साथ मेरा एंगल है, तो आई डब्ल्यू का वैल्यू जो होगा वो मेरा होगा ये कर्ण, तो आई नॉट और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जगह में यहाँ पर कौन है, फाई नॉट। तो ये हो गया आई डब्ल्यू का वैल्यू। देखिए यही वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए देखिए यही वाला लिखा है, वर्किंग कंपोनेंट आई डब्ल्यू बराबर आई नॉट कॉस फाई नॉट लिखा है ना। तो यहाँ पर हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो ये जो कर्ण है, ये जो कर्ण है ये इसके स्क्वायर यानी आई एम का स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर है। तो ये क्या है, यही वाला आई डब्ल्यू का स्क्वायर। तो लंब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यानी आई नॉट का स्क्वायर बराबर आई एम का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। तो ये जो आई नॉट का स्क्वायर वह हटेगा तो इधर रूट चढ़ा दिया, यही वाला वहां पर लिखा है, देखिए लिखा है आई नॉट बराबर आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई एम का स्क्वायर और रूट के अंदर में। तो देखिए जो शुरू में मैंने आपको बताया वर्किंग कंपोनेंट आई डब्ल्यू बताया उसका वैल्यू, और फिर एक्टिव कंपोनेंट जिसको नो लोड करंट भी बोलते हैं, एक्टिव नो लोड करंट आई नॉट, ठीक है, उसका वैल्यू बताया। ये सब न्यूमेरिकल में आपका काम देता है, ठीक है। उसके बाद आई एम के साथ देखिए एंगल नहीं था, देखिए तो आई एम के साथ एंगल है नहीं है, देखिए आई एम के साथ एंगल नहीं है, किसके साथ है, आई डब्ल्यू के साथ। तो आई डब्ल्यू के साथ कॉस फाई हुआ, तो आई एम के साथ क्या होगा, साइन फाई होगा। तो आई एम का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट साइन फाई नॉट, यही वाला वहां पर लिखा हुआ है, देखिए मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का वैल्यू आई एम बराबर आई नॉट साइन फाई नॉट। अब पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आता है कॉस फाई नॉट। तो कॉस फाई नॉट देखिए यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं से अपना मोबाइल को टेढ़ा कीजिए, ठीक है। और पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर फिर मैं आपको ये छाप के दिखा देता हूँ, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया आई एम, ये हो गया आई डब्ल्यू, और ये हो गया आपका आई नॉट, और ये हो गया फाई नॉट। तो कॉस फाई, तो यहाँ पर रुकिए रुकिए, फाई नॉट फिर यहाँ पर गज बजा गया, फाई जो नॉट होगा वो इसके साथ होगा। तो आप मोबाइल को टेढ़ा नहीं भी कीजिए, तो हम लोग इस फिगर को एक और तरीका से बनाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आई डब्ल्यू को, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आई एम को, और यहाँ पर लिख देते हैं आई नॉट को। अब देखिए, अब ठीक है ना, अब आई डब्ल्यू के साथ जो मेरा एंगल था यहाँ भी आई डब्ल्यू के साथ ही एंगल है। अब पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला आता है कॉस फाई नॉट कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा क्या है, जो एंगल के साथ है, तो आई डब्ल्यू, और कर्ण, कर्ण मेरा क्या है, आई नॉट हो गया पावर फैक्टर। देखिए तो इस पावर फैक्टर का नाम क्या हो जाएगा, नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर कॉस फाई नॉट आई डब्ल्यू बटे आई नॉट। अब नो लोड पावर, नो लोड पावर, पावर फैक्टर हो गया, पावर का अलग होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस थीटा, होता है ना, वी आई कॉस थीटा। तो यहाँ पर पावर का हम लोग क्या नाम दिए, पी नॉट नाम दे दिए। पी नॉट कहने का क्या मतलब, नो लोड पावर फैक्टर, ऐसा फैक्टर का आएगा नो लोड पावर, नो लोड पावर। अच्छा हम पावर किधर दिए, प्राइमरी साइड में दिए ना सेकेंडरी साइड में दिए। पावर मतलब सप्लाई, तो सप्लाई हम लोग प्राइमरी साइड में दिए थे, तो प्राइमरी हम लोग क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो नो लोड पावर इनपुट, तो पी नॉट बराबर। अब यहाँ पर वोल्टेज मेरा क्या था, फेजर डायग्राम में V1 था। देखिए फेजर डायग्राम देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए फेजर डायग्राम, है ना, V1 है ना। वोल्टेज का नाम क्या है V1, करंट का क्या नाम है आई नॉट। पिता को लेना है, बच्चों को नहीं लेना है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, V1 हो गया, करंट क्या था आई नॉट हो गया, और कॉस, और ये मेरा थीटा के जगह में क्या हो जाएगा, थीटा के जगह में हो जाएगा फाई नॉट, यही वाला तो यहाँ पर लिखा है, देखिए लिखा है यही वाला। तो ये सब देखिए दोस्तों, कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया ये सब आपका न्यूमेरिकल में काम देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर थ्योरी वाला पार्ट मैंने करवा दिया, और जो भी समझने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको डाउट होगा। अच्छा एक बार मैंने समझा दिया, नहीं समझ में आया, अब आप वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, और अब आप लोग 1.5x में कीजिए, 1.5x में देखिए, अब मज़ा लगेगा, अब आपको एकदम फटाफट फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब मज़ा आएगा। तो ये वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा मेरा, ट्रांसफार्मर ऑन लोडेड कंडीशन, या फिर ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड कंडीशन, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन रहेगा, मतलब वो वाला टॉपिक रहेगा, उसको भी मैं बहुत अच्छा से आपको समझाऊंगा। अब कुछ बच्चे कमेंट में ये लिखेंगे कि आपने इक्विवेलेंट सर्किट क्यों नहीं यहाँ पर दिखाया। तो देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, इक्विवेलेंट सर्किट को मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस में इक्विवेलेंट सर्किट वो इसके बाद दिया है, ठीक है।
तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट आगे बताएंगे और बहुत अच्छा से बताएंगे। उसमें इक्विवेलेंट सर्किट में नो लोड करंट भी, नो लोड कंडीशन भी आ जाएगा और फुल लोड कंडीशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नो लोड कंडीशन को अच्छा से समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है, फिर फुल लोड कंडीशन को समझा दूंगा कि इसमें होगा क्या, फिर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में जाएंगे और दोनों का एक साथ इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ठीक है तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।